इस वीडियो में हम महासागरीय धाराओं के बारे में बात करेंगे और स्पेशली अटलांटिक महासागर की धाराओं को पढ़ेंगे। ये हमारा अटलांटिक है। अटलांटिक महासागर है। ये हमारा अटलांटिक महासागर है। उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ये 0 डिग्री है। तो इसको हम आज किस प्रकार से धाराएं चलती है, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बात की थी, महासागरीय धाराएं क्या है? पवनों से जो सतही धाराएं है, सरफेस पे चलने वाली करंट से, वो क्या है? वो पवनों से संचालित या चालित होती हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम देखते हैं पवनों की पेटियां होती है हमारी पृथ्वी पर, उसी प्रकार से क्या है कि महासागरीय धारा है उसको फॉलो करती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले जो क्या आती है, हमारी सबसे पहली जो धारा आती है कि अटलांटिक महासागर को हम पढ़ रहे हैं। अटलांटिक महासागर की धाराएं हम पढ़ रहे हैं अब। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अटलांटिक महासागर में कौन सी धाराओं का जिक्र होता है? उत्तरी विषुवत धारा। यह धारा अफ्रीका के तट से दक्षिणी अमेरिका के तट तक यहाँ तक चलती है और इससे ब्राज़ील के तट से टकराती है। अक्षांशों की बात करें तो कितना अक्षांश रहता है? 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ तक यह धारा चलती है। उत्तरी विषुवत धारा, अटलांटिक महासागर की उत्तरी विषुवत धारा क्या है? 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक यह धारा चलती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट से ब्राज़ील के तट तक, पूर्वी तट तक। तो आगे चलकर क्या होता है? ब्राज़ील के तट से यही धारा टकरा कर क्या हो जाती है? उत्तर की ओर मुड़ जाती है और इसकी एक शाखा तो चली जाती है, इसकी इस प्रकार से क्या होता है? ये धारा एक शाखा तो आंतरिक मैक्सिको पहाड़ी में ऐसे चली जाती है, ये इस प्रकार से। और दूसरी शाखा क्या होती है? इसमें हमने क्या है कि ये वाली जो धाराएं है, इस पूरे के पूरे को क्या कहा गया है? गल्फ स्ट्रीम।
और इसी को हम अभी पढ़ेंगे। ये विषुवत धारा जो आगे चलकर क्या हो जाती है, गल्फ स्ट्रीम का एक क्रम हो जाती है जिसमें कई सारी धाराएं शामिल होती हैं। तो इसमें किस प्रकार से है, हम पढ़े गल्फ स्ट्रीम को। तो पहले जैसे उत्तरी धारा उत्तर की तरफ मुड़ती है, उत्तर की तरफ मुड़ती है और मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है। पहला भाग आ जाता है हमारा एक तो मैक्सिको की खाड़ी में जाकर फिर से क्या होती है, यहाँ पर फ्लोरिडा के तट से इस प्रकार से टकराकर कहाँ तक जाती है। जैसे शुरुआत में गल्फ स्ट्रीम में हम बात करें, इसमें कहा गया कि गल्फ स्ट्रीम एक धारा नहीं है, धाराओं का क्रम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक धारा नहीं है, धाराओं का क्या है, क्रम है। कई सारी धाराएं इसमें शामिल है। उत्तरी धाराएं जब उत्तर की तरफ जाती है तो मैक्सिको की खाड़ी में होती हुई फ्लोरिडा के तट तक चलती है। इसी नाम पर इसको क्या कह दिया जाता है, फ्लोरिडा की धारा। पहला क्रम आ गया इसका, जैसे एक क्रम आ गया इसका फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा धारा कहाँ तक है, फ्लोरिडा जलडमरू से कहाँ तक है, यह है फ्लोरिडा से फ्लोरिडा धारा कहाँ तक है, अपने नाम के तट से ही, अपने नाम के तट से ही हैटरस तक है, हैटरस तक है। फ्लोरिडा कहाँ तक है, अपने नाम से ही, अपने नाम के जो है तट से ही, इसी के नाम पर इसका नाम है, हैटरस तक है। और जैसा कि हमने बताया ये गल्फ स्ट्रीम का क्रम का ही भाग है और इसमें विशेषता यही रहती है, जो विशेषता है लगभग वैसी विशेषता है। ये गर्म धारा है, उत्तरी विषुवत धारा का ही आगे का विस्तार है। तो ये लगभग ताप इत्यादि की जो है, लवणता इत्यादि की सेम ही विशेषता रहती है। और इसमें क्रम में अलग से हम देखें तो होगी फ्लोरिडा धारा और एक हो गई जैसे हेड्रिस की धारा है, हेंड्रिस की धारा, यह पहले ही रह जाती है, ये द्वीप के पूर्व की तरफ। इसी का क्रम है, इसी का क्रम है। और गल्फ स्ट्रीम नाम कहाँ पड़ता है इसका, फ्लोरिडा का आगे गल्फ स्ट्रीम नाम कहाँ पड़ता है, गल्फ स्ट्रीम नाम आता है इसी धारा का। फ्लोरिडा से आगे चलकर गल्फ स्ट्रीम नाम बोला जाता है हैटरस द्वीप से ग्रांड बैंक जो कि न्यूफाउंडलैंड में है, यहाँ से आ जाता है हमारा न्यूफाउंडलैंड। वहाँ पर क्या बोला जाता है, गल्फ स्ट्रीम नाम दे दिया जाता है हेनरीज से ग्रांड बैंक तक इस धारा को। और फिर इसी का विस्तार हो जाता है, जैसे ही पश्चिमी पछुआ पेटियों में आ जाते हैं तो क्या होता है, गल्फ स्ट्रीम की दिशा परिवर्तन होना शुरू हो जाती है और वो उत्तर पूर्व होने लग जाती है। अक्षांश भी दिया गया है, कितने अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर पूर्व तक क्या हो जाता है, ये दिशा परिवर्तन हो जाता है और क्या होता है, यूरोप तक और इसको नाम दे दिया जाता है उत्तरी अटलांटिक धारा, उत्तरी अटलांटिक
प्रवाह का नाम दे दिया जाता है, जो कि ग्रांड बैंक से कहाँ तक चलती है, ग्रांड बैंक से के पूर्व से पश्चिमी यूरोप तक। इसको नाम दे दिया जाता है अटलांटिक प्रवाह का, इसको नाम दे दिया जाता है, जो कि पछुआ पवनों की पेटी में आने के कारण दिशा बदल जाती है और यूरोप की तरफ पहुंच जाती है। और फ्लोरिडा की धारा में, जैसा कि हमने पहले बताया था, ये वाली मैक्सिको की खाड़ी में जाती है और फिर से एक ये शाखा इसकी यहाँ पर आने के बाद यहाँ से फिर से इसी में फ्लोरिडा में मिल जाती है। ये दोनों मिलकर क्या हो जाती है, फ्लोरिडा की धारा बनती है। इस धारा को नाम दिया जाता है, जो कि पूर्व के पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व की ओर चलती है, इसको नाम दे दिया जाता है, इस धारा को नाम दे दिया जाता है इस धारा को नाम दिया जाता है एंडलिस की धारा, इसको नाम दे दिया जाता है। दोनों के मिलने से फ्लोरिडा होती है। फिर फ्लोरिडा के बाद गल्फ स्ट्रीम नाम से ही जानी जाती है, उसको इसमें आ जाती है, ये आती है एड्रेस द्वीप से न्यूफाउंडलैंड के ग्रांड बैंक तक। फिर ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आने के कारण जो है अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानी जाती है और यूरोप के जलवायु को प्रभावित करती है। फिर गल्फ स्ट्रीम के बारे में कुछ बातें हैं मुख्य। इसकी खोज किसने की थी? गल्फ स्ट्रीम की खोज की थी गल्फ स्ट्रीम की खोज की थी पोस डी लियोन ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1513 में इस धारा की खोज पोस डी लियोन 1915 में गल्फ स्ट्रीम की खोज की थी। और फिर क्या होता है, गल्फ स्ट्रीम जब पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है तो इसमें से कुछ छल्ले बनते हैं। इसके गल्फ स्ट्रीम के उत्तर की ओर बनने वाले छल्लों को नाम दिया जाता है गर्म छल्ले बचते हैं। और इसके दक्षिण की ओर यहाँ पर इस तट पर छल्ले बनते हैं, ठंडे छल्ले, जो कि चारों ओर से गर्म जल से घिरे हुए होते हैं। और ये ठंडे वाले होते हैं, जो ये गर्म वाले होते हैं छल्ले, जो वो ठंडे जल से घिरे हुए होते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है, यहाँ पर जो है ठंडा जल रह जाता है, यहाँ पर गर्म जल आता है। गल्फ स्ट्रीम के इस वाले तट पर सार्गोसम जो हमारा सागर है इसकी तरफ, और छल्लों के चारों ओर जैसे गर्म जल है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, ठंडा जल है उत्तर की ओर, जबकि गर्म छल्ले यहाँ पर है और ठंडे छल्ले यहाँ पर है, जिससे कि ये जो है बल खाती हुई मियांडरिंग बनाती हुई चलती है गल्फ स्ट्रीम, तो इसी वजह से उनका निर्माण होता है। यह चौड़ी तथा गर्म धारा है। दाएं ओर सार्गोसम सागर है और बाएं ओर कोल्ड वेल आ जाते हैं। 40 उत्तरी अक्षांश पर पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, इसकी दिशा क्या हो जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है, यानी कि
यूरोप के पश्चिमी भाग की ओर ये चलना शुरू कर देती है। पछुआ पवनों के प्रवाह में पछुआ पवनों में चली जाती है, पछुआ पेटियों में चली जाती है। तो वहाँ पर इसकी दिशा इस प्रकार से हो जाती है। फिर क्या होता है, यह प्रवाह कई भागों में बंटता है। यहाँ पर जाने के बाद इसकी क्या होती है, सब शाखाएं बंट जाती है। मेनली 5 शाखाएं होती हैं। एक तो क्या होती है, नॉर्वे सागर में चली जाती है, उसको नॉर्वे नाम दे दिया जाता है, नॉर्वे धारा। एक की क्या होती है, एक ग्रीनलैंड के पूर्व की ओर ऐसे अपोजिट आकर बहने लग जाती है, इसको पूर्वी या ग्रीनलैंड की धारा कह देते हैं। और एक यहाँ पर आइसलैंड होता है, आइसलैंड के दक्षिण की ओर बहने वाली इसी की जो धारा की जो है शाखा आके इसमें से निकलती है। 5 शाखाएं मेनली निकलती है गल्फ स्ट्रीम या पछुआ ये अटलांटिक पछुआ प्रवाह से 5 शाखाएं निकलती है। एक शाखा क्या है, नॉर्वे सागर में चली जाती है, उसको नाम दे दिया जाता है सागर के नाम पर ही, नॉर्वे की धारा। और बाकी 2 है जो अपोजिट इसी की दिशा की ओर इस प्रकार से आ जाती है। तो इन शाखाओं को नाम दे दिया जाता है, इसी में से निकली हुई है। एक तो ग्रीनलैंड के पूर्व की ओर बहना स्टार्ट कर देती है, उसको कह देते हैं ग्रीनलैंड की पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। और एक क्या होता है, आइसलैंड के दक्षिण की ओर बहना शुरू कर देती है, उसको आइसलैंड की धारा का नाम दे दिया जाता। बाकी बची हुई धारा में क्या होता है, एक तो स्पेन और फ्रांस के यहाँ पर बहना स्टार्ट करके जो है विस्के की खाड़ी में चली जाती है, उसी नाम पर उसका नाम दे दिया जाता है। उसको विस्के की खाड़ी में जो चली जाती है उसको नाम दे दिया जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है रेनल की धारा। गाइस आप जैसे सारी की सारी चीज़ें लिख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। जैसे मैप भी थोड़ा सा दिखाया है, मैंने कोशिश की है थोड़ा मैप से बता सकूँ, तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं जैसे आप जो भी मैं मतलब इसके बारे में बता रही हूँ उसी को थोड़ा जैसे मेरी आवाज़ कोई आप सुनने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोला कि अभी मैंने लिखा नहीं है, जैसे कि आगे चलकर क्या होता है कि गल्फ स्ट्रीम की कुछ सब शाखाएं इसी में से जो है शाखाएं बढ़ जाती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ग्रीनलैंड की तरफ आने वाली जो धारा है इसकी सब जो है इसकी सब शाखा है जो इसमें से निकली है, ग्रीनलैंड के नाम पर ही उसको जो है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा का नाम दे दिया जाता है। एक यहाँ पर जो है आइसलैंड के दक्षिण में चलती है, इसको नाम दे दिया जाता है इरमेंजर की धारा यहाँ रहेगी दक्षिणी आइसलैंड के दक्षिण में और ग्रीनलैंड के पूर्व में। और एक नॉर्वे सागर में चली जाती है शाखा, तो उसको नॉर्वे नाम दिया जाता है। और फिर आती है हमारी बिस्के की खाड़ी में जो जाती है उसके रेनल की धारा का नाम दे दिया जाता है। बिस्के की खाड़ी में जाने वाले स्पेन और फ्रांस के पास बिस्के की खाड़ी में जाने वाले को रेनल की धारा का नाम दे दिया जाता है। और बात करें हम इसी की शाखा में, मेन बच जाती है एक हमारी इसकी एक जो शाखा है वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ साथ बहती है, इसको नाम दे दिया जाता है, इसको नाम कनारी की धारा नाम दे दिया जाता है। तो किस प्रकार से क्रम शुरू होता है गल्फ स्ट्रीम बनने से पहले, शुरुआत में हमारी होती है उत्तर विषुवत धारा। यह चलती है पश्चिमी अफ्रीका के तट से शुरू होकर 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच चलती है अटलांटिक महासागर की धारा। और ये क्या करती है, ब्राज़ील के तट से टकराकर क्या हो जाती है, उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 2 भागों में बट जाती है। एक तो मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है और एक पूर्व में रह जाती है, यहाँ पर जो द्वीप के पूर्व में रह जाती है, वो पूर्व में रहने वाली को एंडलीज की धारा का नाम दे दिया जाता है। और जो मैक्सिको की खाड़ी में गई थी वो फ्लोरिडा के यहाँ पर निकलती है,
फ्लोरिडा के तट से टकराती है और फिर ये वाली धारा एंडलीज बीच में एंटर कर जाती है, दोनों मिल जाती है। दोनों को मिले हुए रूप को फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। फ्लोरिडा की धारा में क्या होता है, यहाँ तक क्या होता है, फ्लोरिडा की धारा में लगभग सेम ही समानता ही रहती है, लवणता, तापक्रम इत्यादि की उत्तरी विश्वत धारा जैसी ही समानता रहती है, गर्मी इत्यादि की। तो आगे चलकर क्या होता है कि हम पूरी की पूरी को जो है फ्लोरिडा के बाद क्या होता है, हम जैसे फ्लोरिडा चलती है, फ्लोरिडा तट से, फ्लोरिडा जगह का नाम है, वहाँ से कहाँ पर चलती है ये, हेंट्रस तक चलती है। और हेंट्रस के बाद क्या होता है, हेंट्रस पे लेती है हमारी गल्फ स्ट्रीम जन्म, गल्फ स्ट्रीम हेंट्रस के पास जन्म लेती है। और क्या कहाँ तक चलती है ये चलती है यूएसए के न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर जो है ग्रांड बैंक तक यह चलती है, गल्फ स्ट्रीम ग्रांड बैंक तक चलती है। और फिर क्या होता है, ग्रांड बैंक तक चलती है, फिर क्या होता है कि ये आ जाती है हमारी पेटियों के हिसाब से, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। क्या करती है, ये पवनों की पेटियों के को फॉलो करती है, उन्हीं के अनुसार चलती है। तो फिर क्या होता है, ये क्या करेंगे, पछुआ पवनों की पेटियों में चली गई है। इनका अक्षांश क्या हो गया है, 30 से 40 अक्षांश पर हम पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड है जो 30 से 40, आई थिंक मेरे को लगता है 30 से 40 का जो है अक्षांश हम चले गए हैं। तो फिर क्या होता है, 30 से 40 के अक्षांश पे क्या करेगी, पेटियाँ चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, पछुआ पवनों के कारण क्या हो जाती है, ये प्रवाह अटलांटिक का पश्चिमी अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। और ये क्या हो जाती है, यूरोप की तरफ गल्फ स्ट्रीम क्या करेगी, उत्तरी पश्चिमी यूरोप की तरफ बहना शुरू कर देगी। और इनकी दिशा है पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, इनकी दिशा हो चुकी है इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि पछुआ पवने हैं तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, और तट रहेगा यूरोप का पश्चिमी। तो ये क्या करेंगे आगे चलकर, क्या होता है कि ये जो है यहाँ पर टकराने के बाद क्या करेंगी, यूरोप इत्यादि के यहाँ पर आने के बाद क्या करेगी, 5 जो है सब शाखाएं इसी जो धारा की है, गल्फ स्ट्रीम कह लीजिए या फिर अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी प्रवाह कह लीजिए, ये 5 जो है शाखाओं में डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी जो है शाखाओं में हम बात करें तो जो ग्रीनलैंड के पास गई है, पूर्वी भाग में गई है, उसको तो ये अपोजिट, बिल्कुल इसके अपोजिट ही गई है। तो इसको तो नाम दे दिया है हमने, इस जल को नाम दे दिया है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। और जो हमारी ये यहाँ पर एक द्वीप है आइसलैंड के दक्षिण में जो शाखा गई है उसको नाम दे दिया है हमने इरिमिंजर की धारा नाम दे दिया है। और क्या होती है कि एक शाखा इसकी क्या होती है, नॉर्वे सागर में चली जाती है, नॉर्वे के पास, नॉर्वे सागर में एंटर कर जाती है यूरोप के, तो उसको नाम दे दिया जाता है उस नॉर्वे की धारा। फिर एक शाखा इसी में से जो है विस्के की खाड़ी में एंटर कर जाती है, उसको नाम दे दिया जाता है, विस्के की खाड़ी में एंटर करने वाली को नाम दे दिया जाता है रेनल की धारा नाम दे दिया जाता है। और इसकी एक लास्ट जो शाखा आती है वो क्या है, अभी क्या करेगी, वो उत्तर से दक्षिण की ओर आकर फिर से क्या हो जाएगी, अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ साथ फिर से विश्व धारा में विलीन हो जाएगी और एक चक्कर पूरा हो जाएगा। उसको नाम दे दिया जाता है कनारी धारा। और कनारी धारा यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है, ये जल ठंडा हो जाता है, तो यह धारा यहाँ पर आकर ठंडी धारा हो जाती है। और यहाँ तक हम बात करें तो ये वाली जो है गर्म धारा कहलाती है, और ये वाली यहाँ से विशेषता चेंज होने के कारण ये ठंडी धाराएं हो जाती है। तो इस प्रकार से क्रम पूरा हो जाता है, एक साइकिल पूरा हो जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं का। तो ये एक साइकिल पूरा हो जाता है। और एक गल्फ स्ट्रीम की क्या विशेषता है, इसमें क्या होता है कि ये
मयांड्रिंग रास्ता या करती हुई चलती है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें कुछ छल्ले बन जाते हैं जल के। इसके उत्तर की ओर गर्म छल्ले टूट टूट के जाते हैं और इसके दक्षिण की ओर ठंडे छल्ले आ जाते हैं। ठंडे छल्लों के चारों ओर तो गर्म जल होता है और गर्म छल्लों के चारों ओर ठंडा जल होता है, क्योंकि ये ठंडा जल है, इधर ये गर्म जल है सारगोश। तो इसके जो पूरे क्रम में जो गतिशील जल के होने के कारण बीच का जल शांत रह जाता है और इस शांत जल को नाम दे दिया है सारगोशम। सारगोशम नाम दे दिया जाता है इसी घास के नाम पर। यहाँ पर क्या है कि बिना जड़ों वाली घास उगती है शांत जल में, तो पुर्तगाली में उसको सारगेसस नाम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बिना जड़ों वाली घास। उसी के नाम पर इसको क्या दे दिया गया है, सारगेसम सागर का नाम दे दिया जाता है। और इसकी लवणता अत्यधिक होती है और तापमान भी अत्यधिक होता है इस जल का। तो ये तो थी हमारे साइकिल की बात। और इसी जो महासागर में क्या है, एक धारा आती है, उसको लेब्राडोर अंटार्कटिक महासागर या डेविस की खाड़ी से एक शाखा आती है ठंडी, और वो ग्रांड बैंक पर ही आकर क्या होती है, गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है, जहाँ पर क्या होता है बहुत अधिक कोहरा हो जाता है और कोहरे से जो है बहुत अधिक नुकसान भी होता है। तो ठंडी और गर्म जल की धारा मिलने से कोहरे का ग्रांड बैंक पर निर्माण होता है, वहाँ पर आकर ये गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, इसके गल्फ स्ट्रीम के और इसके जल को अलग अलग से देखा जा सकता है, बिल्कुल कि ठंडा और गर्म जल ऐसे करके देखा जा सकता है। इसको लेब्राडोर सागर या डेविस की खाड़ी की ओर से आने वाली धारा को नाम दे दिया जाता है लेब्राडोर की धारा। तो इस प्रकार से यह ठंडी धारा है, कनारी भी ठंडी धारा है। इसके अलावा लगभग जो ये वाली जो धाराएं हैं वो गर्म धाराएं हैं। उत्तरी सागर में मेनली बात करें तो कनारी ठंडी धारा है, जिसके कारण जो मेरुस्थल को सहारा मेरुस्थल इत्यादि में भी जो है इसी के कारण माना जाता है, ठंडी धारा के कारण जो वर्षा इत्यादि यहाँ पर इस तट पर नहीं हो पाती। और एक ये भी होता है, जैसे ये वाले सारगोशम की हम इसके अलावा भी बात करें शांत होने का कारण ये भी है कि ये वाला बीच में आने के कारण क्या कि उच्च दाब पेटियों में जहाँ पर जो वायु नीचे की ओर उतरती है उन्हीं में पड़ता है। ये भी इसके जो शांत होने का कारण हो सकता है। पवनों में संचलन ना होना है, जैसे पेटियाँ होते हैं हमारी, वो अलग से हम क्लाइमेटोलॉजी में आपको बताएंगे। पेटियों के हिसाब से भी ये क्या है कि जैसे निम्न दाब, फिर उच्च दाब, फिर निम्न दाब, इस प्रकार से यह भी उच्च दाब के कारण भी यहाँ पर जो पवनें उतरती हैं और प्रति चक्रवातीय दशाएं यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये हमने इसका कारण भी बता दिया है। और ये हमारा एक उत्तरी अटलांटिक महासागर का साइकिल पूरा हो जाता है। और अगर हम सारगेसम के बारे में बहुत ही ज़्यादा देखें तो इसके जो है इसकी लवणता इत्यादि का भी हमें सारगेसम में जो है आगे आएगा इसमें। बाद में इसके बारे में भी बताएंगे। तो ये तो था उत्तरी अटलांटिक का एक पूरा साइकिल। अब हम बात करें दक्षिणी में। दक्षिणी में क्या होता है, दक्षिणी अटलांटिक विषुवत धारा की बात करें जैसे
कनारी को हमने पहले बताया था ठंडी है, स्पेन से अफ्रीका तक चलती है। और लेब्राडोर मैंने बताया था, लेब्राडोर भी क्या है, ठंडी धारा है, जो कि वेपिन की खाड़ी था डेविस जंगलों के यहाँ से उत्पन्न होती है। और 40 सॉरी अभी हम बात करेंगे दक्षिणी विषुवत धारा। दक्षिणी विषुवत धारा इसी प्रकार से कुछ हम देखते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये भी ऐसे ही करके 0 डिग्री से ये थोड़ी उससे ज़्यादा ही होती है, 20 तक भी चली जाती है। ये कहाँ से ये होती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से शुरू होकर या गिनी की खाड़ी से, ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से शुरू होकर ये आती है दक्षिणी अमेरिका के तट तक आती है। और फिर क्या होता है, यह भी गर्म जल की धाराएं है। फिर क्या होता है कि इससे टकराती है, वही गर्म इसी प्रकार से इससे टकराती है, आगे ये इस प्रकार से उत्तर की ओर, इस प्रकार से ये इस प्रकार से दक्षिण की ओर इस प्रकार मुड़ जाती है। और गर्म जल की धारा ही है अभी, इसको नाम दे दिया जाता है ब्राज़ील की धारा। इसको नाम दे दिया जाता है, यह भी गर्म ही रहती है, इसको नाम दिया जाता है ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा बी से लिख देती हूँ मैं इसको, ब्राज़ील की धारा। ये इस तट के साथ ऐसे आ जाती है, विषुवत धारा जब ऐसे करके टकरा के मुड़ जाती है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर से भी क्या होता है, ठंडी जल राशि आसपास से उसके चारों ओर से आ जाती है, जिसको नाम दे दिया जाता है, जैसे हमारी यहाँ पर आती थी लेब्राडोर की, उसी प्रकार से फाकालैंड की धारा, जो कि फाकालैंड के द्वीप से होती हुई आती है, तो उसको फाकालैंड की धारा का नाम दे दिया जाता है। इस प्रकार से फाकालैंड की धारा जो है ब्राज़ील की धारा को ज्वाइन कर लेती है, और इस प्रकार से क्या हो जाती है, अभी ये ठंडी हो गई है। और क्या हो गया, ब्राज़ील थी तब तक तो गर्म थी, और यहाँ पर क्या हुआ, ये आ गई हमारी फाकालैंड की धारा को इसने ज्वाइन कर लिया है। और अब क्या हुआ, ये वही बात आ गई पेटियों के हिसाब से, फिर पेटियाँ चेंज हो गई है, पछुआ पवनों में आने के कारण क्या हो गया, 30 से 40 अक्षांश मान लो 50 तक भी क्या हुआ कि पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण यह है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का नाम दे दिया, और यह ठंडा हो गया, जबकि ये था गल्फ स्ट्रीम के साथ चलने वाला पछुआ प्रवाह उत्तर में था गर्म और ये ठंडा। तो अब ये क्या करेगा, ये पछुआ प्रवाह का एक शाखा तो चली जाएगी अफ्रीका के नीचे वह उसमें जाके मिल जाएगी हिंद महासागर में, अलगुलहास इत्यादि में, और एक शाखा आ जाती है हमारी उत्तर की ओर। इस प्रकार से क्या करेगी, दक्षिणी विषुवत रेखा को ज्वाइन कर लेगी, और इस प्रकार से ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर इस प्रकार से चलती रहेगी। और जो है अफ्रीका के दक्षिणी तट के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी तट के साथ साथ इस प्रकार से चलती है, और इस धारा को नाम दिया जाता है बेंगुएला की धारा, ठंडी धारा, बेंगुएला की ठंडी धारा। यहाँ पर इसी के कारण जो है ये भी माना जाता है, जहाँ पर ठंडी धारा होती है वहाँ पर मरुस्थलों का भी इससे रिलेट करके देखा जाता है, क्योंकि यह वर्षा इत्यादि नहीं करवा सकती। ठंडी धाराओं में आर्द्रता की मात्रा नहीं होने के कारण वहाँ के तट जो है शुष्क रह जाते हैं, जबकि गर्म आर्द्र वायु में जो है वर्षा कराने की क्षमता होती है। इसी वजह से ये तट भी ठंडी पवनों के कारण जो है सूखा रह जाता है, सॉरी ठंडे भागों में आने के कारण सूखा रह जाता है ठंडी धारा के कारण। तो इस प्रकार से है, जैसे दक्षिणी, अभी मैं इसको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे शुरुआत में क्या होता है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से जो है शुरू हुई है दक्षिणी विषुवत धारा,
जो कि अटलांटिक में दक्षिणी भाग में हम पढ़ रहे हैं। तो फिर ये क्या होती है, ब्राज़ील या दक्षिणी अमेरिका के तट से टकरा कर क्या हो जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ के ये जो है ऐसे दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर चलती है इस प्रकार से। तो इसको नाम दे दिया जाता है ब्राज़ील की गर्म धारा। फिर क्या होता है, इसमें आकर क्या होता है कि फाकलैंड की धारा आकर इसको ज्वाइन कर लेती है और यह ठंडी कर देती है इसको। और फिर क्या होता है, पेटियाँ चेंज होने की वजह से, पश्चिमी पवन पेटियों में आने की वजह से अक्षांश बढ़ चुके हैं अभी धारा के, तो वो क्या करेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर चलना शुरू कर देगी पश्चिमी प्रवाह के कारण। और इसको नाम दे दिया जाता है दक्षिणी अटलांटिक पश्चिमी प्रवाह का, इसको नाम दे दिया जाता है। और यह अब ठंडा हो चुका है, जबकि उत्तरी अटलांटिक में इसी अक्षांशों में जो है गर्म गल्फ स्ट्रीम का जो था गर्म था। तो इस प्रकार से फिर आगे क्या होता है, यह दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका से टकरा के क्या होती है, एक धारा तो जो है हिंद महासागर में चली जाएगी और एक धारा क्या करेगी, उत्तर की तरफ फिर से जो है विषुवत धारा में मिल जाएगी, दक्षिण विषुवत धारा में मिल जाएगी। और जो है इसमें क्या होता है कि इसको नाम दे दिया जाता है, इसको वेनेजुएला की ठंडी धारा का इसको नाम दे दिया जाता है। इस प्रकार से इसका भी एक चक्कर पूरा हो जाता है। और जो इस प्रकार से चक्कर के मध्य में जो है, ये जैसे हमने सार्गेसम सागर पढ़ा था, इसको गायरे नाम भी दे दिया जाता है। बीच के शांत जल में गायरे का निर्माण होता है। तो ये तो था हमारा अटलांटिक महासागर की धाराएं। अभी विशेष रूप से हम इम्पोर्टेंट के तौर पर देखें तो हमारा रहता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो ये यूरोप की जलवायु को विशेष प्रकार से प्रभावित करती है। लेकिन क्या होता है कि गर्मियों में तो ये जो है यूएसए का तट भी इससे लाभित होता है, जबकि सागर से स्थल की ओर पवनें चली होती हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि जो यूएसए का तट है इससे लाभ नहीं उठा पाता, गल्फ स्ट्रीम से लाभ नहीं उठा पाता। इसका कारण ये है इसका कि शीतकाल में है स्थल से सागर की ओर पवनें चलती हैं, तो इसका प्रभाव नहीं हो पाता तटों पर। और जैसे ठंडी और गर्म जो है जल के कारण क्या होता है कि एक तो हानि की बात करें तो कोहरा आदि छा जाता है, और लाभ ये है कि दोनों के मिलने से मछली उत्पादन अत्यधिक होता है। इसीलिए ग्रांड बैंक जो है मत्स्य उत्पादन में विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये तो थी अटलांटिक महासागर की धाराओं की बात। इसमें से अगर कुछ बचा हुआ है तो आप बता सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके। थैंक यू।